हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी यात्री पर। स्ट्रेंजर थिंग्स कंप्लीट रिकेप सीजन 1 से सीजन 4, सीजन 5 देखने से पहले बस यह एक वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि आपकी सारी मेमोरीज एकदम फ्रेश हो जाएगी। ऑलराइट, कहानी शुरू होती है 1983 से हॉकिंस इंडियाना से। यहाँ बने एक सीक्रेट गवर्नमेंट रिसर्च लैब में एक साइंटिस्ट को किसी अनजान खतरे ने मार डाला होता है। उसी रात 12 साल का विल बायर्स अपने दोस्तों डस्टिन, लूकस और माइक के साथ D&D वाला गेम खेलकर साइकिल से घर लौट रहा था। तभी जंगल में छिपे एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर अपने साथ ले गया। विल के अचानक गायब हो जाने के बाद उसकी मम्मी जॉयस लोकल पुलिस चीफ जिम हॉपर के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचती है। शुरू में सबको लगता है कि यह बस एक नॉर्मल मिसिंग किड वाला केस है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में इस सब की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उसी दौरान हॉस्पिटल गाउन पहने एक गंजी सी लड़की हॉकिंस के लोकल डाइनर में आ घुसी। ओनर ने उसका नाम वगैरह पूछा तो उसने कुछ बोलने की बजाय अपने हाथ पर बना टैटू दिखाया जिस पर 11 लिखा था। कुछ देर बाद वहां गवर्नमेंट एजेंट्स इस लड़की को पकड़ने पहुंच गए। एजेंट्स ने डाइनर के ओनर को मार डाला, लेकिन लड़की ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां से भागने में कामयाबी हासिल कर ली। इस लड़की के पास साइकिक टेलीकाइनेटिक पावर्स थी, यानी ये सिर्फ दिमाग से चीजों को हिला सकती थी, उन्हें हवा में उड़ा सकती थी। उधर माइक, डस्टिन और लूकस अपने दोस्त विल को ढूंढने के लिए जंगल निकलते हैं। वहीं उनकी मुलाकात इसी रहस्यमयी लड़की से होती है। उसके टैटू की वजह से सब उसे 11 बुलाने लगते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि 11 हॉकिंस लैब से भागी हुई है और कुछ खतरनाक गवर्नमेंट एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली 11 को विल के गायब होने के बारे में भी कुछ पता होता है। फिर 11 डंजन एंड ड्रैगन्स यानी D&D वाले बोर्ड के गेम को उल्टा करके उन्हें समझाती है कि विल एक पैरेलल डार्क डायमेंशन में फंसा हुआ है जिसे वो नाम देते हैं अपसाइड डाउन। ये डायमेंशन हॉकिंस की ही तरह एक डार्क कार्बन कॉपी है, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं रहते। इस दुनिया में अलग अलग तरीके के डरावने मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। D&D के टर्म्स में लड़के इस फूल जैसे दिखने वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स को डेमोगोर्गन का नाम देते हैं। इसी बीच माइक की बहन नैन्सी अपने कूल बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ एक पार्टी में जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड बार्ब को भी वहां साथ ले जाती है। पार्टी के दौरान बार्ब अकेली पूल के पास बैठी होती है कि तभी अचानक एक डेमोगोर्गन उस पर हमला कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। विल का बड़ा भाई जोनाथन, जिसे नैन्सी पर जबरदस्त क्रश है, उसी समय पार्टी के बाहर जंगल में छिपकर सबके फोटो खींच रहा होता है। हाँ, थोड़ी क्रीपी, लेकिन इसी से आगे चलकर कई राज खुलने वाले होते हैं। जोइस को घर में बहुत ही अजीब चीजें नोटिस होने लगती है। लाइट्स अपने आप फ्लिकर करती है और कोई उसे बार बार ब्लैंक कॉल्स करता रहता है। धीरे धीरे जोइस समझ जाती है कि विल लाइट्स और फोन के जरिए उससे किसी तरीके का सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हॉपर को यह गड़बड़ साफ साफ महसूस होने लगती है कि गवर्नमेंट हॉकिंस लैब में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रही है। तभी पुलिस को पास के तालाब में विल की डेड बॉडी मिलती है। पूरा शहर मान लेता है कि विल मर चुका है, लेकिन जोइस किसी भी हालत में यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसका बेटा चला गया है। बॉडी मिलने के बाद बच्चों का भी 11 पर से भरोसा उठने लगता है, लेकिन फिर 11 अपनी पावर्स और स्कूल के रेडियो की मदद से सबको सीधे विल से बात करवाती है। विल अपसाइड डाउन में फंसा हुआ होता है, इसीलिए सिग्नल बहुत ही वीक होता है, लेकिन कम से कम यह साबित हो जाता है कि विल अभी भी जिंदा है। इधर हॉपर को भी शक हो जाता है कि जो बॉडी उन्हें मिली है वो नकली है। बस फिर क्या था, अब हॉपर भी समझ जाता है कि मामला सिर्फ मिसिंग किड का नहीं बल्कि कुछ बहुत ही बड़ी भारी गड़बड़ का है। हॉपर चोरी छुपे हॉकिंस लैब के अंदर घुस जाता है। वहां उसे अपसाइड डाउन की ओर खुलता हुआ एक गेट दिखाई देता है। यह देखकर उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है कि गवर्नमेंट यहाँ किसी और ही दुनिया का दरवाजा छुपा कर रखी हुई है। जोनाथन के लिए फोटो खींचते हुए उसने एक्सीडेंटली वो मोमेंट भी कैप्चर कर लिया था जब बार्ब गायब हुई थी। नैन्सी और जोनाथन साथ मिलकर यह पता लगाते हैं कि बार्ब पर जिस मॉन्स्टर ने हमला किया था वो खून की तरफ खास तौर पर अट्रैक्ट होता है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि खून को चारा बनाकर इस मॉन्स्टर को जाल में फंसाया जाए और वहीं खत्म कर दिया जाए। 11 आखिरकार माइक को पूरी सच्चाई बताती है कि हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रेनर नाम का एक साइंटिस्ट, जिसे वो मजबूरी में पापा कहती है, उस पर बचपन से ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। डॉक्टर ब्रेनर के जबरन दबाव में ही 11 ने पहली बार अपसाइड डाउन की ओर जाने वाला गेट ओपन किया था ताकि वो दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स पर रिसर्च कर सके। हॉपर्स और जोइस अब यकीन से मान लेते हैं कि विल अपसाइड डाउन में ही फंसा होता है। ये दोनों हॉकिंस लैब के अंदर बने एक गेट के जरिए उसी डार्क डायमेंशन
डायमेंशन में चले जाते हैं। उधर नैन्सी और जोनाथन खून का चारा डालकर डेमोगोर्गन्स को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वो मॉन्स्टर उन पर भारी पड़ने लगता है। ठीक उसी वक्त स्टीव भी वहां पर पहुंच जाता है। पहले उसे लगता है कि नैन्सी और जोनाथन के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने वाले असली डेमोगोर्गन को देखता है, वो भी उनके साथ मिलकर लड़ाई में कूद पड़ता है। तीनों मिलकर घर के अंदर ट्रैप लगाकर और आग का इस्तेमाल करके डेमोगोर्गन को बुरी तरह जला देते हैं। स्कूल के अंदर 11 अपनी पूरी ताकत झोंक कर डॉक्टर ब्रेनर के एजेंट्स को धूल चटा देती है और फिर सीधे डेमोगोर्गन से भिड़ने निकलती है। उधर अपसाइड डाउन में हॉपर और जॉयस को बार्ब की डेड बॉडी मिलती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें विल मिलता है, जो अपसाइड डाउन में टेंटिकल्स में पूरी तरह जकड़ा होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। हॉपर उसके मुंह से ये टेंटिकल्स बाहर निकालता है और सीपीआर देकर उसकी जान बचा लेता है। स्कूल में 11 अपना फुल पोटेंशियल यूज करके डेमोगोर्गन को पूरी तरह चूर चूर कर देती है और उसी पल खुद भी एक चमकदार धुएं के बादल में गायब हो जाती है। 1 महीने बाद दिखता है कि हॉपर जंगल के बीचों बीच किसी के लिए चुपके से खाना छोड़कर जाता है, जैसे वो किसी को छुपा कर खिला रहा हो। नैन्सी और स्टीव भी फिर से साथ आ चुके होते हैं। विल नॉर्मल लाइफ में लौट आया होता है, लेकिन उसे अचानक अपसाइड डाउन के डरावने विजन दिखने लगते हैं। एक दिन सिंह के पास खड़ा वो जोर जोर से खांसता है और उसके मुंह से अपसाइड डाउन की दुनिया का एक छोटा सा क्रिएचर निकलकर सिंह के अंदर गिर जाता है और यहीं पर सीजन 1 की कहानी समाप्त होती है। सीजन 2 की कहानी 1984 से शुरू होती है। हॉकिंस में अब एक नए भाई बहन की जोड़ी आ गई है, मैक्स और उसका सोतेला भाई बिली। मैक्स के गेमिंग स्किल्स को देखकर सारे बॉयज बेहद प्रभावित थे, क्योंकि उसने आते ही उनके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इधर विल को बीच बीच में अचानक अपसाइड डाउन के विजन आने लगे। इस विजन में उसने एक नए मॉन्स्टर को देखा, जिसे बाद में बच्चों ने D&D के टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए माइंड फ्लेयर का नाम दिया। पिछले सीजन के फिनाले में डॉक्टर ब्रेनर पर एक डेमोगोर्गन ने हमला किया था, जिससे सबको लगा कि वह वहां पर मर गया। उसके बाद हॉकिंस लैब में नया डॉक्टर आया, डॉक्टर सैम ओवेंस। अब उसे विल की हालत के बारे में पता चला तो उसने बताया कि शायद यह विल की PTSD के कारण हो रहा है, यानी अपसाइड डाउन में लंबे समय तक रहने का ट्रॉमा। विल ने भी सोचा कि शायद डॉक्टर सही कह रहा है, लेकिन लैब के नीचे 11 द्वारा ओपन किया गया गेट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। इसी बीच जॉयस ने बॉब नाम के नए पार्टनर को ढूंढ लिया। दूसरी तरफ बॉब के पेरेंट्स ने अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव मरे बाउमर को हायर किया था। नैन्सी के लिए यह समझना मुश्किल था कि वह बॉब के पेरेंट्स को कैसे बताए कि उनकी बेटी अपसाइड डाउन के एक मॉन्स्टर के हाथों मारी जा चुकी है। पिछले सीजन में डेमोगोर्गन्स को खत्म करने के बाद 11 कुछ समय के लिए अपसाइड डाउन दुनिया में फंसी हुई थी, लेकिन किसी तरह से वह खुद को बाहर निकाल पाई। तब से हॉपर ने उसे जंगल के एक केबिन में छुपा कर रखा था, ताकि लैब वालों को पता न चले कि 11 अभी भी जिंदा है। इसी वजह से वह अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रही थी। इधर डस्टिन को कचरे में एक अजीब सा जीव मिला। उसने उसे अपना पालतू बना लिया और नाम रखा डार्ट। बिल ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही जीव था जो उसके मुंह से निकलकर सीक में गिरा पड़ा था। जल्द ही डस्टिन को एहसास हुआ कि वह असल में एक छोटे डेमोगोर्गन को पाल रहा है। तेजी से बढ़ने लगा और आखिरकार वह वहां से भाग गया। इसी बीच हॉपर ने देखा कि अपसाइड डाउन का संक्रमण हॉकिंस के अंदर फैलता जा रहा है। टनल्स की जांच करते वक्त वह खुद वहीं पर फंस गया। इधर विल के विजन्स बढ़ते गए। एक दिन उसने माइंड फ्लेयर से कहा कि वह जानता है कि यह सब वह असली नहीं है, मगर उसी पल माइंड फ्लेयर ने विल के शरीर पर कब्जा कर लिया होता है। अब विल न सिर्फ विजन देख रहा था, बल्कि अजीब हरकतें भी कर रहा था। वो पेपर पर कुछ बनाता रहता। जॉयस ने ध्यान से देखा तो समझी कि विल असल में पूरे हॉकिंस के नीचे फैले अपसाइड डाउन टनल्स का नक्शा बना रहा है। उसी मैप की मदद से जॉयस, बॉब और बच्चे हॉपर को बचाने पहुंचे। जल्द पता चला कि माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में अब विल भी अपसाइड डाउन के हाइव माइंड का हिस्सा बन चुका है। मतलब अगर वे इस टनल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका असर सीधे विल पर पड़ेगा। अब विल माइंड फ्लेयर का पपेट बनने के साथ साथ उसका जासूस भी बन चुका था, यानी उसे बच्चों के सारे प्लान्स पहले से ही मालूम हो रहे थे। दूसरी तरफ 11 भी अपनी खोज जारी रखी हुई थी। उसने अपनी बायोलॉजिकल माँ को ढूंढ निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने उसे शॉक देकर पागल बना दिया था, क्योंकि टेरी ने कभी डॉक्टर ब्रेनर की कैद में 11 को छुड़ाने की कोशिश की थी। इसी सफर में 11 की मुलाकात एक और टेस्ट सब्जेक्ट से हुई थी, नंबर 8 यानी काली, जिसके पास इल्यूजन वाली शक्ति
शक्तियां थी। शुरू में 11 को लगा कि शायद वह भी काली की गैंग के साथ मिलकर गुंडागर्दी करेगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी असली जगह हॉकिंस में है और फिर वह तुरंत वापस लौट आई। उधर हॉकिंस के नीचे बने टनल से नए मॉन्स्टर्स निकलने लगे, जिन्हें बच्चों ने डेमोडॉग्स का नाम दिया। लैब में डेमोडॉग्स ने सबको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन बॉब ने अपनी जान देकर सबको सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। अब सबने फैसला किया कि विल को माइंड फ्लेयर से बचाने का बस एक ही तरीका है, आग से। अपसाइड डाउन के सारे जीव गर्मी से डरते हैं। जॉइस, जोनाथन और नैन्सी ने विल के शरीर को गर्म करना शुरू किया ताकि वायरस जलकर बाहर निकल जाए। इधर 11 वापस आ चुकी थी। वह हॉपर के साथ गेट बंद करने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही विल के शरीर से वायरस बाहर निकला, बच्चों की टीम स्टीव के साथ टनल्स में पहुंच गई ताकि वे उन्हें वहीं पर तबाह कर सके। वहां डस्टिन का सामना डार्ट से हुआ, लेकिन डार्ट ने अपनी वफादारी दिखाते हुए डस्टिन और उसके दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्हें वहां से जाने दिया। अंत में 11 ने पूरी ताकत से अपसाइड डाउन का दरवाजा बंद कर दिया। माइंड फ्लेयर और उसके डायमेंशन के बीच का कनेक्शन हमेशा के लिए तोड़ दिया। गेट बंद होते ही टनल्स में मौजूद सारे डेमोडॉग्स वहीं खत्म हो जाते हैं। एंड सीन में बच्चे स्कूल के बॉल डांस में नजर आते हैं। माइक और 11 एक दूसरे से मिलते हैं और लूकस को मिलती है मैक्स। बेचारा डस्टिन अकेला रह जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगले सीन में दिखाते हैं कि माइंड फ्लेयर अब भी अपसाइड डाउन से स्कूल पर नजर रखे हुए हैं और यहीं खत्म होता है सीजन 2। सीजन 3 की शुरुआत 1985 से होती है। अब तक बच्चे बड़े होकर फुल ऑन टीनेजर मोड में आ चुके हैं। माइक और 11 अब ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं, जो हॉपर को बिल्कुल पसंद नहीं है। लूकस और मैक्स का रिश्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा होता है। इसी बीच अपेरेंटली डस्टिन ने भी अपनी कैंपिंग ट्रिप के दौरान सूजी नाम की गर्लफ्रेंड बना ली होती है। सूजी से बात करने के लिए डस्टिन ने एक खास एंटीना टावर बना लिया होता है, लेकिन बाकी सबको लगता है कि डस्टिन सिर्फ प्रैंक कर रहा है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड वाकई में है ही नहीं। अपने दोस्तों को हर वक्त लव बर्ड्स की तरह घूमते देख विल अंदर ही अंदर चिढ़ने लगता है, क्योंकि वह चाहता था कि सब पहले की तरह साथ बैठकर D&D खेलें। इसी दौरान हॉकिंस में नया शॉपिंग मॉल खुलता है। इसके खुलते ही टाउन के छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि सबको मॉल में जाकर ही शॉपिंग करनी थी। स्टीव भी इसी मॉल में अपनी वर्किंग पार्टनर रॉबिन के साथ आइसक्रीम शॉप पर काम करता है। यहीं से स्टीव, नैन्सी और जोनाथन के बीच एक अजीब सा लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। इधर डस्टिन के एंटीना ने अचानक एक रशियन सिग्नल कैप्चर कर लिया होता है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि यह सिग्नल स्टारकॉर्ट मॉल से ही आ रहा है। लकीली रॉबिन को थोड़ी बहुत रशियन भाषा आती थी, तो फिर डस्टिन, स्टीव और रॉबिन ने मिलकर सिग्नल की जांच करना शुरू कर दी। जल्दी ही लूकस की छोटी बहन एरिका भी उनके मिशन का हिस्सा बन जाती है। वह मॉल के छोटे छोटे वेंट्स में घुसकर टीम के लिए सर्विलेंस का काम करती है। इसी बीच हॉकिंस के चूहों में अजीबोगरीब बदलाव होने लगते हैं। वो अचानक फटने लगते हैं और उनका मांस घसीटता हुआ एक स्टील फैक्ट्री में जमा हो रहा होता है। माइंड फ्लेयर ने इन चूहों के फ्लैश की मदद से इस दुनिया में अपनी फिजिकल बॉडी बना ली होती है। मैक्स का भाई बिली अब लाइफ गार्ड का काम कर रहा होता है और टाउन की लगभग सारी आंटीज उस पर फिदा थी, लेकिन बिली का दिल हॉकिंस की मिसेस व्हीलर पर आ जाता है। हालांकि आखिरी वक्त पर मिसेस व्हीलर ने खुद को रोक लिया और इसी अफेयर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन तभी माइंड फ्लेयर ने बिली को उस खाली फैक्ट्री में बुलाया और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। जॉइस ने नोटिस किया कि हॉकिंस के सारे मैग्नेट्स धीरे धीरे अपना चार्ज खो रहे हैं। वह और हॉपर तुरंत उसकी जांच करने में जुट गए। तभी उन्हें पता चला कि हॉकिंस का मेयर क्लाइन रशियनों के साथ गुप्त सौदे कर रहा था। रशियन शेल कंपनीज के जरिए वे टाउन की ज़मीनें खरीद रहे थे और उन्होंने स्टारकॉर्ट मॉल के नीचे का एरिया भी खरीद लिया था। डस्टिन की टीम को पता चला कि मॉल के नीचे रशियन एक बड़ी मशीन चला रहे हैं, जिसके जरिए अपसाइड डाउन का नया गेट खोलने की कोशिश की जा रही है। इसी मशीन की वजह से टाउन के सारे मैग्नेट्स फेल हो रहे थे। इधर माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में बिली अब हॉकिंस के लोगों को किडनैप कर रहा था ताकि उनके शरीरों के फ्लैश से माइंड फ्लेयर और भी शक्तिशाली बन सके। मॉल के नीचे जांच करते वक्त रशियनों ने डस्टिन की गैंग को पकड़ लिया, लेकिन यह सब किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकले। इसी दौरान स्टीव को पता चला कि रॉबिन को लड़कियों में दिलचस्पी है। हॉपर ने मेयर को धमकाकर रशियनों के ठिकाने का पता लगाया और वहां पहुंचते तो उनकी मुलाकात रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी से हुई। उन्होंने एलेक्सी को आज़ाद कर लिया, लेकिन तभी उन पर सस्ते टर्मिनेटर जैसे ग्रिगोरी ने हमला कर दिया। हॉपर और एलेक्सी
एलेक्सी किसी तरह भाग निकले। फिर हॉपर और जॉयस एलेक्सी को लेकर डिटेक्टिव मरे के पास पहुंचे, क्योंकि वही एकमात्र था जो रशियन भाषा समझ सकता था। यही उन्हें पता चलता है कि रशियन स्टारकोर्ट मॉल के नीचे अपसाइड डाउन का गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। खुशकिस्मती से एलेक्सी अच्छा इंसान निकला और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन बाद में मेले के दौरान ग्रिगोरी ने एलेक्सी की हत्या कर दी। इधर 11 और उसके दोस्त माइंड फ्लेयर को ढूंढ निकालते हैं। लड़ाई के दौरान माइंड फ्लेयर ने 11 को बुरी तरह घायल कर दिया और उसके पैरों में अपनी बॉडी का टुकड़ा छोड़ दिया। जल्दी ही सबको एहसास होता है कि माइंड फ्लेयर की ताकत मॉल के नीचे चल रही रशियन मशीनों से जुड़ी हुई है। उसे खत्म करने के लिए मशीन बंद करना बहुत जरूरी है। हॉपर, जॉयस और मरे वेश बदलकर रशियनों के बेसमेंट में घुस जाते हैं, लेकिन गेट खोलने के लिए उन्हें एक पासवर्ड चाहिए, फ्लेक्स कांस्टेंट, जो सिर्फ एलेक्सी को पता था। इसी वक्त डस्टिन को याद आता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड सूजी इसमें मदद कर सकती है। सूजी से तुरंत रेडियो के जरिए संपर्क करता है और दोनों अपना कपल सॉन्ग नेवर एंडिंग स्टोरी गाकर पासवर्ड बता देते हैं। इस तरह डस्टिन सबको साबित कर देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वाकई में असली है। इधर 11 ने अपनी बाकी बची हुई ताकत लगाकर अपने पैरों से माइंड फ्लेयर का टुकड़ा निकाल कर बाहर किया, लेकिन ऐसा करते करते उसने अपनी पावर्स खो दी। इसी बीच माइंड फ्लेयर ने मॉल पर हमला कर दिया। बच्चे और बाकी सब वहां पटाखों की मदद से उनसे लड़ रहे थे। लड़ाई के बीच बिली ने 11 को पकड़कर माइंड फ्लेयर के पास पहुंचा दिया, लेकिन 11 ने उसकी यादों में झांक कर उसे माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से बाहर निकाल दिया। आखिरकार बिली ने 11 को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। नीचे मशीन रूम में हॉपर का सामना ग्रिगोरी से हुआ और उसकी लड़ाई में मशीन अनस्टेबल हो गई। जॉयस समझ गई थी कि दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मशीन को बंद करना, भले ही धमाके में हॉपर की जान क्यों न चली जाए। कोई और विकल्प न होने पर जॉयस हॉपर को इमोशनली गुड बाय बोलकर मशीन बंद कर देती है। धमाके के बाद सबको लगता है कि हॉपर अब नहीं रहा। 3 महीने बाद मेयर क्लाइंट को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 11 अपनी पावर्स खोने के बाद बायर्स फैमिली के साथ हॉकिंस टाउन छोड़ देती है। एंड सीन में रशियन फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहां एक डेमोगोर्गन को कैद करके रखा गया है और दूसरे सेल में हॉपर अभी भी जिंदा है। और कहानी यहीं खत्म होती है सीजन 3 की। सीजन 4 की शुरुआत 1986 से होती है। 11 अब बायर्स फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई है, लेकिन उसे यह नया शहर और स्कूल बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। एंजेला नाम की एक लड़की उसे रोज परेशान करती रहती है। फिर भी 11 ने माइक से झूठ कहा कि वह कैलिफोर्निया में बहुत ही खुश है। उधर हॉकिंस में माइक और डस्टिन ने एक नया D&D क्लब ज्वाइन किया है, हेल फायर क्लब, जिसे एडी लीड कर रहा था। लुकस ने स्कूल की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली, मतलब अब उनके पास दोस्तों के साथ D&D खेलने का टाइम ही नहीं था। बिली की मौत के बाद से मैक्स गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। उसने लुकस से भी ब्रेकअप कर लिया था और उसे अजीब अजीब से विजन आने लगे। इसी बीच में हमें पता चलता है कि सोवियत यूनिट ने हॉपर को एक सीक्रेट प्रिजन कैंप में कैद किया हुआ है। जॉयस को एक सीक्रेट मैसेज मिलता है जिसमें बताया गया कि हॉपर अभी जिंदा है और उसे एक सीक्रेट कैंप में बंदी बनाया गया है। फिर जॉयस और मरी रशियन स्मगलर यूरी की मदद से हॉपर को बचाने निकल पड़ते हैं। उधर हॉकिंस में क्रिसी, जो स्कूल की पॉपुलर लेकिन डिप्रेशन में चल रही चाइल्ड लीडर थी, उसे भी अजीब विजन दिखने लगे, जैसे अचानक ग्रैंडफादर क्लॉक का दिखना वगैरह। दिमाग शांत करने के लिए वो एडी से ड्रग्स लेने गई, लेकिन तभी अपसाइड डाउन के नए मॉन्स्टर वेकना ने उसके दिमाग पर कब्जा करके उसे तोड़ मरोड़ कर मार डाला। वेकना ने उसकी फ्रैक्चर हुई बॉडी एडी के ट्रेलर में छोड़ दी। सबको लगा कि यह मर्डर एडी ने किया है। लुकस के टीममेट और क्रिसी के बॉयफ्रेंड जेसन ने टाउन में अफवाह फैलाई कि एडी के हेल फायर क्लब ने किसी शैतानी रिचुअल के लिए क्रिसी की बलि दी है, लेकिन डस्टिन, लुकस और मैक्स को समझ आ गया था कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। हॉकिंस में एक नया मॉन्स्टर आ चुका था। बच्चों ने D&D के टर्न पे उसे नाम दिया वेकना। जल्दी वेकना ने 2 और लोगों को मार दिया, फ्रेड और पैट्रिक। दोनों की मौत एकदम सेम अंदाज में हुई थी। वेकना ने पैट्रिक को जेसन और उसके दोस्तों के सामने ही खत्म कर दिया। थोड़ी जांच के बाद नैन्सी और रॉबिन को पता चला कि इसी तरीके के मर्डर्स 1950 के दशक में भी हुए थे। तब विक्टर क्रील की फैमिली को किसी डीमन ने तोड़ मरोड़ कर मार डाला था और विक्टर का दावा था कि यह सब किसी शैतान ने किया। मैक्स को एहसास हुआ कि उसके विजन बिल्कुल वेकना के विक्टिम जैसे हैं, यानी अगला नंबर उसका है। फिर उसने सबको गुड बाय लेटर लिखे और बिली
की कब्र के पास जाकर बैठ गई और जैसा उसने सोचा था वैसा ही वेकना ने उस पर हमला कर दिया। इसी दौरान डस्टिन, लूकस और स्टीव को पता चला कि म्यूजिक वेकना की कमजोरी है, यानी कोई गाना सुनकर आप वेकना की पकड़ से बच सकते हैं। समय रहते उन्होंने भागकर मैक्स को ईयरफोन्स पहना दिए। वेकना ने अपसाइड डाउन में मैक्स को पकड़ लिया था और उसे मारने ही वाला था कि तभी मैक्स के कानों में रनिंग अप डेथ हिल गाना बजने लगा। यह गाना सुनकर उसके अंदर की ताकत और यादें जाग उठी और उसे एक गेट दिखाई दिया और वो वहां से भाग निकली। मैक्स की कॉन्शियसनेस आखिरकार वेकना के कर्ज से आजाद हो गई। इसी बीच कैलिफोर्निया में एंजेला की बदतमीजियों से तंग आकर 11 ने उसका मुंह तोड़ दिया था। उसके बाद पुलिस ने 11 को गिरफ्तार कर लिया। तभी डॉक्टर्स ओवेस ने उसे एक ऑफर दिया, अगर वह उसके साथ वापस लैब चले तो वे वहां पर एक्सपेरिमेंट के जरिए उसकी पावर्स को वापस ला सकते हैं। 11 मान गई। लैब पहुंचते ही उसने देखा कि डॉक्टर ब्रेनर अभी भी जिंदा है। ब्रेनर ने यहाँ एक टैंक जैसा सिस्टम बनाया था जिसके जरिए 11 अपनी पावर्स वापस पा सकती थी। टैंक के अंदर हुए एक्सपेरिमेंट के दौरान 11 को अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लगे। पहले लगा कि शायद 11 ने ही सारे टेस्ट सब्जेक्ट को मार डाला था, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि हॉकिंस लैब में एक केयरटेकर 11 का अच्छा दोस्त था। वही निकला हेनरी क्रील, यानी विक्टर क्रील का बेटा और डॉक्टर ब्रेनर का पहला टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 1। हेनरी के पास बचपन से ही पावर्स थी और उसी ने अपनी फैमिली का मर्डर भी किया था। ब्रेनर ने उसके ऊपर सालों तक एक्सपेरिमेंट किए। फिर हेनरी ने 11 को बरगला कर अपनी बॉडी से कंट्रोल चिप निकलवा दी। चिप निकलते ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया और शैतान बन गया। उसने लैब में मौजूद सभी बच्चों को मार डाला और 11 को ऑफर दिया कि वो उसके साथ मिलकर दुनिया पर राज करे, लेकिन 11 ने उसका ऑफर ठुकरा दिया और पूरी ताकत लगाकर हेनरी को इसी दुनिया से बाहर अपसाइड डाउन में भेज दिया। यहीं उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होकर वेकना में बदल गई। अपसाइड डाउन में पहुंचकर उसने माइंड फ्लेयर और वहां के सभी क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। मिलिट्री को लगा कि हॉकिंस में हो रहे मर्डर के पीछे 11 का हाथ है, इसीलिए वे उसे पकड़ने नीना फैसिलिटी पहुंच गए। ब्रेनर 11 को लेकर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि एक स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। अब 11 को अपने पावर्स वापस मिल चुके थे। उसने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया और माइक, विल, जोनाथन, उनके पिज्जा डिलीवरी फ्रेंड अजराइल के साथ वहां से भाग निकली। उधर हॉकिंस गैंग को समझ आ गया था कि हेनरी ही वेकना है और हर मर्डर के बाद वह एक गेट ओपन कर रहा है। 3 गेट पहले ही खुल चुके हैं, बस चौथा गेट खुलते ही हॉकिंस और अपसाइड डाउन का कनेक्शन पूरा एक हो जाएगा। मैक्स ने डिसाइड किया कि वह खुद वेकना को लुभा कर फंसाएगी। लुकस और एरिका के साथ वह हेनरी क्रील के पुराने घर पहुंची, जहां उसने अपने कॉन्शियसनेस में जाल बिछाया। उधर नैन्सी, स्टीव और रॉबिन अपसाइड डाउन वाले क्रिस हाउस में जाकर वेकना की फिजिकल बॉडी को जलाने की तैयारी करने लगे। वो अपसाइड डाउन के गेट से अंदर घुस गए, लेकिन क्रील हाउस की रक्षा करने वाले चमगादड़ों ने उन्हें रोक लिया। डस्टिन और एडी ने म्यूजिक के जरिए उसका ध्यान खींचा ताकि बाकी टीम को मौका मिल सके। इसी मिशन दरमियान डस्टिन को बचाने के लिए एडी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उधर 11 ने पिज्जा शॉप में एक आइसोलेट टैंक बनाकर अपने माइंड के जरिए मैक्स की कॉन्शियसनेस में प्रवेश किया ताकि वह वेकना से भीतर से लड़ सके। इसी दरमियान रशिया में यूरी ने जॉयस और मरे को धोखा दे दिया, लेकिन दोनों ने फिर भी हॉपर को छुड़ा लिया। भागने से पहले हॉपर, जॉयस और मरे ने वहां मौजूद सारे अपसाइड डाउन क्रिएचर को खत्म कर दिया, जिससे हाइव माइंड कमजोर पड़ जाए। हॉकिंस में योजना लगभग सफल थी, पर जब एडी बेट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था उसने अंतिम सांस तक लड़ाई की। मैक्स की मानसिक लड़ाई में वेकना ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी हड्डियां एक एक करके टूटने लगी और वह 11 के सामने ही मर गई। 11 को हारता देख माइक ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, जिससे 11 को दोबारा ताकत मिली और उसने वेकना को जबरदस्त टक्कर दी। अपसाइड डाउन में स्टीव, नैन्सी और रॉबिन ने वेकना की फिजिकल बॉडी को आग के हवाले कर दिया। वेकना जलता हुआ खिड़की से नीचे गिरा, लेकिन जब वह नीचे पहुंचा तो उसकी बॉडी गायब थी। 11 ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मैक्स का दिल धड़काया और उसे वापस जिंदा कर दिया। मैक्स बच तो गई, लेकिन इतनी गंभीर चोटों के चलते वह कोमा में चली गई। चाहकर भी 11 उसकी कॉन्शियसनेस को खोज नहीं पा रही थी, यानी उसका माइंड शायद कहीं कैद है या खो गया है। टेक्निकली मैक्स 1 मिनट के लिए मर चुकी थी और यही वो वक्त था जब वेकना के चौथे गेट को खोलने के लिए काफी वक्त था। गेट खुलते ही अपसाइड डाउन और हॉकिंस के बीच एक बड़ी दरार बन गई थी। इस भूकंप जैसी तबाही में जेसन की भी मौत हो जाती है। 2 दिन बाद हॉपर और जॉयस एशिया से लौट आए। हॉपर को फिर से जिंदा देखकर 11 बहुत खुश हुई। बायर्स फैमिली भी हॉकिंस में वापस शिफ्ट हो गए। एंड सीन में 11 की गैंग
फील्ड में खड़ी अपसाइड डाउन से उड़ते हुए धुएं और ठंडी धरती को देख रही थी। विल को एहसास होता है कि वेकना अब भी जिंदा है और यही खत्म होता है सीजन 4। इसी सीजन में यह भी सामने आया कि विल होमोसेक्सुअल है और उसे माइक पर क्रश था। शायद अगला सीजन वेकना इसी बात का फायदा उठाकर दोस्तों के बीच दरार डालने की कोशिश जरूर करेगा। और यहीं पर सीजन 4 समाप्त होता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाकी जल्द ही मिलता हूँ इसके सीजन 5 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।